सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम सपना है। 2009 पटना बिहार से ये कुंडली, मेष लग्न की कुंडली लेकर के जाति का जन्मी है। और सोच के देखिए, ये क्या पुरुषोचित नहीं होगी? यह आत्मबल इसका कितना मजबूत होगा जब जन्म कुंडली में उच्च के शुक्र, उच्च के मंगल और स्वग्रही चंद्रमा, लाभ भाव के अधिपति और लाभ भाव की स्थिति कितनी बलवान, क्योंकि लाभेश लाभ को देख रहे हैं। उच्च के गुरु तो नहीं है पर नवांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं और चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहे हैं। मंगल यहां लग्न के अधिपति होकर के दिग्बली और उच्च के, और यहां मंगल केंद्र में कौन बन रहे हैं? यहां पे अष्टम और पराक्रमेश। इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। राहु जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं या मित्र की राशि में कह सकते हैं, और इस भाव के अधिपति सप्तम में। व्यापार तो नहीं पर यह व्यक्ति नौकरी बहुत अच्छा कर सकता है। इनकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का योग बहुत अच्छा होगा। आगे बताऊं, किसी भी जातक के जीवन में और उसकी कुंडली में ध्यान से समझिएगा, अगर चंद्रमा बहुत अच्छे बन रहे हों, अगर जैसे इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा है, और शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा बड़े ही निर्मम नहीं होते, बड़े ही निर्मल होते, बुद्धिमान बना देते हैं, उसके निर्णय लेने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, निर्णायक होता है, यशस्विता उसके आसपास ही बिल्कुल विद्यमान रहती है। वो व्यक्ति निरुत्तर नहीं होता है और कभी भी किसी भी चीज को लेकर के बहुत ही जल्दबाजीपन से युक्त नहीं होता, क्योंकि मंगल उच्च के हैं। तो अब ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंपल्सिव नहीं बनने देंगे। आप ये नहीं कह सकते, जैसे ग्रह के नीच और उच्च होने का एक सामान्य परिणाम क्या होता है कि वो ग्रह अब बैलेंस नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि अब उसके परिणाम जो आपके ऊपर घटित होंगे वो कई बार या तो बहुत एक्टिव या तो बहुत ही ज्यादा लोवेस्ट क्लास पे, मतलब एकदम बिल्कुल ही अंतिम वाली स्थिति में। अगर वो ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठा या कारक ग्रह के साथ बैठा, खुद भी कुंडली का कारक ग्रह बन रहा हो, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा परिणाम देता है। चंद्रमा स्वग्रही और उनको ग्रहण नहीं लगा है, अपने वो खुद परेशानी से परेशान हो सकते हैं क्योंकि वो खुद 0 डिग्री पे हैं, पर उनको केतु का ग्रहण नहीं है क्योंकि केतु बहुत आगे हैं और चंद्रमा केतु के सदृश परिणाम कर रहे हैं। तो व्यक्ति कम से कम कुछ हद तक थोड़ी बहुत बीमारी से ग्रसित हो सकता है। मानसिक रूप से वो कभी कभी अस्त व्यस्त होगा, वो उसकी एक सामान्य सी समस्या होगी। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत कमजोर जो होनी चाहिए थी वो भी थोड़ी बहुत ज्यादा, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंदरूनी मामले में ये जातक बहुत ही समझदार, ज्ञानी, शिक्षित और परिश्रमी होगा। डील करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और पारिवारिक होगा, सामाजिक होगा, और साथ ही साथ पिता के उद्देश्यों को पूरा करने वाला होगा या होगी। उत्तरायण में जन्मे हैं, बहुत बढ़िया। फाल्गुन माह प्रेम करने वाला। शनिवार को जन्मे हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं और थोड़े दुखी हो सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, संतानोत्पत्ति में बाधाएं थोड़ी बहुत उपस्थिति मिलाने के लिए मजबूर करेंगी। हालांकि इस भाव के अधिपति और इस भाव के अधिपति दोनों का परिवर्तन, इस वजह से व्यक्ति कई जगह से किसी न किसी तरीके से अपने पराक्रम के बल पे अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। तो इनकी कुंडली में सौभाग्य योग, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति भुजाओं का मालिक और बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखना और अपनी बात पे बिल्कुल ही मजबूती से रखना कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे करना है, ऐसा वाला। जैसे बोलते हैं ना कि आप बोलते हैं उसको कि अपनी बात पे कायम रहना, ये वाली। ब्राह्मण वर्ण और देवगण से होने के कारण व्यक्ति का चरित्र खराब नहीं होगा, वो सात्विक है और बहुत अच्छे नेचर का होगा। कारण क्योंकि गुरु लग्नेश के साथ बैठे हैं, सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, स्वग्रही चंद्रमा, और कम से कम लग्नेश मंगल की दृष्टि चतुर्थ और पंचम भाव पे है। लग्नेश जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं उस भाव से संबंधित समस्याओं को दूर करने में उनकी भूमिका हो जाती है। यहां भी मंगल केंद्र में, और यहां पे मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश है, तो सप्तम अष्टम का भाव बन रहा है। व्यापारिक क्षेत्र तो थोड़ा कम होगा, पर हाँ एक बात कह दूं, ये कुंडली नौकरी वाली अच्छी साबित हो सकती है। इस कुंडली के पास धन की समस्या नहीं होगी, इस कुंडली के पास पैतृक संपत्ति की समस्या नहीं है, इस कुंडली के पास भाग्य का बल कमजोर नहीं है। भाग्य भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं,
सूर्य पंचम भाव के अधिपति षष्ठेश के साथ ये बुध की दशा कभी कभी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। बड़े छोटे भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा, और बड़े का इसलिए क्योंकि यहाँ के अधिपति परिवर्तन योग कर रहे हैं, सूर्य बुध इस भाव को बलवान बना रहे हैं। छोटे भाई का इसलिए क्योंकि इस भाव के अधिपति बुध अपने भाव से 9 घर आगे सुखपूर्वक व्यक्ति के साथ जीवन जीने के योग बना देते हैं। 12वें भाव में उच्च के शुक्र, 12वें भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के, और 12वें भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में उस भाव को देख रहे हैं, हालांकि उनका नीच भंग यहां भी हो रहा है। एक बात और बता दूं, व्यक्ति के जीवन का जो सर्वस्व सुख जिसको कि मेंटल पीस जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ही निर्विवाद है और बिल्कुल ही निर्बाध है। तो ये दोनों ही चीजें जातक के जीवन में बन रही हैं। आपकी कुंडली का पंचम भाव शनि राहु केतु मंगल के प्रभाव में आएगा। शनि और मंगल के प्रभाव में, सूर्य और बुध के प्रभाव में, गुरु नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और उनका नीच भंग ऐसे भी होगा, कैसे होगा, यहां गुरु नीच के और यहां गुरु उच्च के, नीच भंग हो गया। यहां गुरु का नीच भंग मंगल ने करा था, क्योंकि गुरु 10 नंबर में नीच के होते हैं, मंगल उच्च के हो जाते हैं। यहां मंगल अष्टम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय भाव में, और यहां भी परिवर्तन। इस कारण से व्यक्ति सामाजिक है, काफी सोशल है और बहुत ही एक्टिव है। ये एक्टिविस्ट बन जाए है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर्यावरण का प्रेमी, जल और वन विभाग से संबंधित नौकरियां, स्पेस से संबंधित नौकरी, और मंगल उच्च के हैं। 6वें भाव के अधिपति बुध 11वें भाव में है, किसी को देने से बचना चाहिए, और व्यक्ति को हमेशा ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती रहेगी, ये बात भी बनती है। कोई भी ग्रह अस्त नहीं, और 3 से 4 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में, जैसे गुरु भी ठीक है, गुरु मंगल चंद्रमा सूर्य बुध और शुक्र, 5 ग्रह अगर बढ़िया बन रहे हो तो कुंडली बहुत ही ज्यादा कामयाब होती है। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी, वो अपने कारक और दिग्बल क्षेत्र में बैठे हैं। मंगल दिग्बली हैं, बलवान होंगे, और नक्षत्र भी उनका ठीक है। गुरु का नक्षत्र बहुत बढ़िया, राहु भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में बहुत अच्छा बन रहा है। शुक्र जन्म कुंडली में व्यक्ति को साहसी और कॉपी करने वाला बुद्धिमान बनाएंगे। बुध का प्रभाव जातक को क्रिएटिव और कई जगहों से धन कमाने के लिए जागृत करेंगे, और सूर्य की स्थिति जिस स्थिति में बैठी है उसके आधार पर व्यक्ति का चरित्र कभी भी खराब और प्रदूषित नहीं होगा। दाम्पत्य बहुत बढ़िया है, और यहां राहु और जन्म कुंडली में यहां के अधिपति इस भाव में बहुत संतुलित, और इसे अच्छा कहूंगा क्योंकि शुक्र पे राहु की दृष्टि खराब नहीं होती। हां, आपको अपने कामोत्तेजक भावनाओं पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। आप बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते। आपकी कुंडली जिस तरीके से आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से मंगल की दशा, गुरु की दशा, सूर्य की दशा, शनि की दशा भी, सूर्य और शनि का जो परिवर्तन हुआ है वो जातक को यशस्वी और कीर्तिमान स्थापित करने वाला बनाएगा। मेष लग्न की कुंडली के लिए 10वें और 11वें भाव के अधिपति होकर के शनि इस कुंडली में बड़े अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। उनका संबंध जब जन्म कुंडली में सूर्य से होगा जो कि पंचमेश है, तो कभी भी सूर्य और शनि की दशाएं भी असंतुलन पैदा नहीं करेंगी। अभी लाजवर्त पहनने की आवश्यकता है। सूर्य को बल दीजिए, अपने घर की सफाई खुद से करिए, और शिव जी के मंदिर का दर्शन, गणेश जी के मंत्रों का जप। राहु और केतु की दशा भी आपकी कुंडली में खराब नहीं है। हां, आपको हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, या कम से कम हनुमान चालीसा अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस कुंडली के लिए शनि ठीक है, गुरु और मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। मंगल को और भी बल देने की आवश्यकता हो सकती है, और किसी देव प्रतिमा का दर्शन आपको बहुत ही लाभान्वित करेगा। सूर्य और बुध आपको बुद्धिमान, गुणी, समझदार, तार्किक और हमेशा ही जवान दिखने वाला बनाएंगे। शुक्र का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज्यादा संतुलन पैदा करे और आपको सुंदर पति का वर प्राप्त करा दे। ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। बिनसुपक बल वगैरह के आधार पे ये कुंडली चंद्रमा को लेकर के बहुत ही ज्यादा बलशाली होगी, और ग्रह के बल में चंद्रमा, बुध और शुक्र के बल अच्छे मिलेंगे। लग्न के अधिपति का उच्च का होना धनवान योग, महालक्ष्मी संपन्न। धन के अधिपति का उच्च का होना, बाहर जाना, विदेश स्थापित होना, अपने जन्म स्थान से दूर जाना, थोड़ा खर्चीला होना, क्योंकि इस भाव पे केतु की दृष्टि जा रही है, तो उसका धन कभी भी गलत जगह पे खर्च ना हो, पर हाँ निसंदेह उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है बड़े छोटे लोगों का। तृतीय भाव के अधिपति बहुत बढ़िया, इस वजह से व्यक्ति
का प्रभाव और वो मार्केटाइज अपने आप को बहुत अच्छा करता है। वो कई बार बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करता हो जाता है और उससे तर्क में कोई जीत नहीं सकता। चतुर्थ भाव बहुत बढ़िया, ग्रहण नहीं है पर फिर भी माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव पिता का स्नेह, पिता का आशीर्वाद, पिता का सुख, भाई बहन माता पिता इन सबका सुख। शनि बैठे हैं शत्रुग्रही होकर के, पर परिवर्तन के कारण वो खराब नहीं होंगे। पंचम भाव में अकेले शनि, मंगल की दृष्टि और इस भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव। आगे शुक्र लग्न का बल बढ़ाएंगे और शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के 12 में बैठे हैं और उस पर केतु की दृष्टि है। इस वजह से पति धार्मिक मिलता है, अनुभवी और ज्ञानी गुण संपन्न मिलता है। कई बार केतु की दशा भी जातक को बहुत ही लाभान्वित और अर्थ का लाभ कराने वाली हो जाती है। पेट की समस्या जातक को परेशान न करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। छठवें भाव के अधिपति दारिद्र दोष से युक्त हो जाएंगे और शनि से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति को आलसी भी बना सकते हैं अपनी दशाओं में। सातवें भाव के अधिपति 12 में, पति प्रेम करेगा पर थोड़ा बोलेगा कम, पर व्यय व्यक्ति का है और खराब व्यय नहीं है, धर्म के ही पीछे व्यय होगा, गलत जगहों पे नहीं होगा। पिता का धन भी व्यक्ति खर्च करता है और पिता से उपभोग भी करता है, पिता का उपभोग करता है। आठवें भाव के प्रभाव में मंगल आएंगे जो इस कुंडली के वो होते हैं लग्नेश, खराब नहीं है। लग्नेश अष्टमेश भी बन जाए तो उन्हें दोष नहीं लगेगा और गुरु के साथ बैठे हैं। पंचम और नवम भाव के साथ अष्टमेश के बैठ जाने के बाद भी गुरु का प्रभाव न तो कमजोर होगा न तो मंगल का प्रभाव कमजोर होगा। थोड़े बहुत प्रभावों में गुरु की कमजोरी देखी जाएगी जो मंदिर के दर्शन से ठीक हो जाएगी। क्लियर है। नवम भाव के अधिपति केंद्र त्रिकोण का योग इस कुंडली के लिए नवम और 12वें भाव के अधिपति से राजयोग कारक ग्रह के रूप में गुरु उपस्थित होंगे। 12वें भाव के अधिपति होने से ये इस भाव से स्वतंत्र होंगे और परिणाम दशम भाव का देंगे और वहां वो लग्नेश के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति के उदार मना होने, बाहर की कंपनी, बाहर के लोग, बड़े लोग और समाज के उच्चस्थ पदाधिकारियों के साथ मिलकर के समाज को नया दायरा और नया जीवन देना, ये जातक के जेहन में होगा। प्रसिद्ध होने का योग इस कुंडली में लगा है। इस कुंडली में कमजोरी मंगल में गुरु, मंगल में बुध, मंगल में बुध, बुध में मंगल, बुध में गुरु, ये थोड़े कमजोर दशाओं में देखे जा सकते हैं। एकादशवां भाव ठीक बना, 12वां भाव संतुलित है, मोक्ष योग लगा हुआ है। केतु की दृष्टि 12वें भाव पे और 6वें भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं जो जातक को कभी कभी संतान के बीमार होने के योग लगाएंगे, पर वो बहुत बात की बात है। एक बात बता दूं, इस कुंडली को हमेशा ही एक्टिव रखने के लिए बजरंग बली की पूजा आवश्यक होगी। कभी कभी व्यक्ति को सरसों तेल का दीपक भी जला देना चाहिए किसी मंदिर में जाकर के, खास करके बजरंग बली के मंदिर में। पढ़ाने का योग इनकी कुंडली में ज्यादा बढ़िया देख रहा हूं। इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में अकाउंटेंट वगैरह बनने के योग हैं। वन विभाग से संबंधित भी क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा, जल विभाग से संबंधित भी क्षेत्र अच्छा बनेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कुछ भी करेगा, इसकी कुंडली में कर्म क्षेत्र खराब नहीं है। चंद्रमा अगर संतुलित है तो कुंडली को लेकर के तरसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली के लिए 9 अंक अच्छा रहे, दिन मंगलवार और रविवार का बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के हिसाब से जो नक्षत्र बनेंगे वो कौन कौन से अच्छे बनेंगे? श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, अनुराधा, विशाखा, रोहिणी, भरणी भी ठीक है। दिन बताया, तारीख बता दी। दिशा विवाह के लिए उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। दिशा के बाद अगर विवाह के लिए कर्क राशि के लोग, मीन राशि के लोग बहुत अच्छे होंगे, धनु के लोग भी अच्छे होंगे। मित्रता अगर करनी हो तो धनु और सिंह और कुंभ वाले ठीक होंगे। बच के रहना चाहिए मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और वृषभ वालों से। पार्टनर के साथ अगर कोई भी काम करना होगा आप कर सकते हैं, पर कुंडली मिलाने के बाद आपकी कुंडली में अगर विवाह किसी से भी करना होगा पुनर्वसु वालों से बचिएगा। और दान वगैरह भी देना हो तो पुनर्वसु से बचना चाहिए। दवाइयां अगर कभी भी खानी हो तो पुनर्वसु से बचना चाहिए। ये सब चीजें करनी चाहिए। एकादशी और सूर्य को बल, इस कुंडली में जब कभी भी सूर्य की संक्रांति होती हो तो थोड़े दान वगैरह से, दीप दान वगैरह से भी बड़ा फल मिलता है। ये बात इतनी है। उपवास वगैरह अगर कुछ भी करना हो तो व्यक्ति हमेशा ही एकादशी और शिव जी की पूजा कर सकता है। अब क्या बताऊं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। नवमांश कुंडली के बाद अगर जो दशमांश कुंडली बनी है वो थोड़ी बहुत असंतुलन के साथ बढ़ेगी। नीच के शनि और इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यापारिक क्षेत्र से बचने की आवश्यकता, पर यह कुंडली नौकरी वाली ज्यादा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।